ट्वेल्थ क्लास फ्लेमिंगो बुक का जो हम सेकंड लेसन पढ़ रहे हैं, लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत, भाग 1 हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे भाग 2। तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है? लेखिका ने उस बच्चे से पूछा, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है? मैं उनमें से एक से पूछता हूँ। ये जो पूछता हूँ है ना, इसको मैं पूछती हूँ कर दूँ, क्योंकि वो लेखिका है। मैं उनमें से एक से पूछती हूँ कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी। कई जो टोली थी, कई लड़के थे। मेरी माँ ने उन्हें सेल्फ यानी कि टांड जो ऊपर होता है ना, बड़ी वाली पटाव जो होती है, टांड, मेरी माँ ने उन्हें टांड से नीचे नहीं उतारा है। नीचे नहीं उतारा, वह सीधा सा उत्तर देता है। जब लेखिका ने पूछा, बेटा तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तो एक लड़का बोला, मम्मी ने टांड पर रख दी है, उतारा नहीं है। जबकि सच्चाई यह है, चप्पल उसके पास है ही नहीं, तो बहाना लगा दिया ना उसने। अगर वह उतार भी देता तो यह उन्हें फेंक देगा। एक अन्य लड़का कहता है, जो मैच न करने वाले जूते पहने था। तो एक बच्चे ने कह दिया, मेरी माँ ने टांड से उतारी नहीं है। तो दूसरा लड़का भग के बोला, जैसे किसी से एक बच्चे से हम पूछते हैं, होमवर्क क्यों न किया, तो दूसरा बोलता है, करे कहीं पहन ही ना आए। तो ठीक इसी प्रकार जब उसने ये जवाब दिया, तो एक और लड़का बीच में बोल पड़ा, बोला, अगर इसकी मम्मी उतार भी देती तो ये जब भी नहीं पहनता। दूसरा लड़का बोला। और जो दूसरे लड़के की तरफ लेखिका ने देखा, तो उसने अलग अलग जूते पहन रखे थे, मैच ना करने वाले। मैच जूते ना करने का मतलब होता है, देखो, एक 8 नंबर का, एक 9 नंबर का, एक जूता हरे रंग का और एक जूता लाल रंग का। दिस इज नॉट मैचिंग। लेकिन कई बार आप देखना, हमारी चप्पल की एक बद्दी टूट जाती है। बहुत कम लोग होते हैं जो उस बद्दी को रिपेयर करवाते हैं या उस बद्दी को वो नया डलवाते हैं। एक बद्दी टूटी, हमने चप्पल फेंक दी, हटा। लेकिन एक चप्पल तो सही है, और इधर से दूसरे की टूटी, आपने तो हरे रंग की फेंकी, इधर से कोई की लाल रंग की चप्पल है, और उसकी एक बद्दी टूट गई तो वन फेंक दी। अब एक इधर भी सही है और एक इधर भी सही है, अगर वो मैच कर जाएं तो गुजारा चल सकता है किसी गरीब आदमी का। मतलब आपकी तो राइट पैर की बद्दी टूटी, तो लेफ्ट तो सही है, आपने तो दोनों फेंक दी, अब लेफ्ट तो सही है। और कोई और है, उसके लेफ्ट की टूट गई और राइट पैर की सही है बद्दी, तो उन्हें दोनों ऐसे फेंक दी। तो वो तो जो गरीब होते हैं वो क्या करते हैं, एक ये उठा लेते हैं ऐसे चप्पलें कट्टे में भर ले आए और यहाँ पर मैच कर ली, इधर से इधर, इधर से उधर से मैच कर जाती है, पहन लेते हैं उसको। मैच अलग अलग रंग की मैच कर गई, अलग अलग की पहन ली, कई बार एक ही रंग की मैच कर जाती हैं। ये भी लाल है, उसने फेंकी, वो भी लाल है, तो एक लाल इधर से उठा ली, एक इधर से उठा ली, मैच कर गई। कई बार नंबर मैच कर जाता, वो भी 9 नंबर की, वो भी 9 नंबर की, कई बार एक 8 नंबर की होती है, एक 9 नंबर की होती है। लेकिन गरीब आदमी का काम इस तरह से चल जाता है। ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। तो जब गरीबी आती है इंसान पर, तो वो मरम्मत करना सीख जाता है पुरानी चीज़ों का, पुराने कपड़ों के काज बटन लगाना, पुरानी चप्पलों को सही करना, रिपेयर करवा लेना, कोई चीज़ टूट फूट जाती है उसको सही करवा लेना। पैसे वाले तो फेंक देते हैं, लेकिन गरीब आदमी उसकी मरम्मत करके पहन लेता है। तो बहुत अच्छी बात इसने ये कहा कि जो लड़का बोला, उसने ना मैच करने वाले अलग अलग जूते पहन रखे थे, तो उसका काम तो चल रहा है, कांटे तो नहीं लग रहे। जब मैं इस पर टिप्पणी करती हूँ, वह अपने पैर बदलता है और कुछ चलता सा है और कुछ बोलता नहीं है।
मुझे जूते चाहिए। एक ऐसा लड़का कहता है जिसे जीवन में कभी जूते नहीं मिले, क्योंकि झोंपड़ी में रहने वाले कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी ज़िंदगी चप्पलों से गुजारते हैं, उन्हें जूते नहीं मिलते। तो एक बच्चा बोला मुझे जूते चाहिए। देश में एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए मैंने नगरों और ग्रामीण मार्गों पर बच्चों को नंगे पैर चलते देखा है। एक उत्तर मिलता है कि नंगे पैर रहना गरीबी नहीं बल्कि परंपरा है। मैं सोचता हूँ कि कहीं यह लगातार चलने वाली गरीबी को समझाने का एक प्रयास मात्र तो नहीं है। जब वो लेखिका कईयों से पूछती है कि आप नंगे पैर क्यों चलते हो, तो वो ये नहीं कहते कि हम गरीब हैं, हम खरीद नहीं सकते। वो कहते हमारे रिवाज है, हम पहने ना आए। ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका होता है। अपनी जो चीज़ आप नहीं खरीद सकते, जो चीज़ आपके पास नहीं है, तो जब कोई आदमी आपसे पूछता है कि आपने ये क्यों नहीं ले रखी, आप सीधा नहीं कहते कि हमारे पास पैसे नहीं है। आप कहते ना हमारे रिवाज ही ना है इसको पहनने का। अब मान लो कार है, कार चलाने का किसका मन नहीं करता? सबका मन करता है कार हो चलाऊं। अब मेरे पास कार नहीं है, हमारे गांव में अड़ोसी पड़ोसी रोज़ कारें ला रहे हैं। छोटे छोटे जिनको मैंने पढ़ाए हैं वो कारें ला रहे हैं। अब मेरे से पूछ लेते हैं सर जी आप कार क्यों नहीं खरीदते हो? अब मैं थोड़ी कहता हूँ कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास कार के लिए पैसा नहीं है। मैं कहता हूँ ना कार मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छी तो लगती है पर हम सच्चाई बताते नहीं हैं। तो लेखिका ने जब पूछा कि आप नंगे पैर क्यों चलते हो, तो कई बच्चे बोलते हैं हमारे रिवाज नहीं है जूते चप्पल पहनने का, तो बहाना लगाना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या है, गरीबी छुपाने का, उसको समझाने का एक मात्र प्रयास ही तो है, और क्या है। मुझे एक कहानी याद आती है। अब लेखिका कहती है, जब ये लेसन लिख रही थी तो कहती है मेरे को एक कहानी याद आती है जो उदीपी के एक व्यक्ति ने मुझे सुनाई थी। उदीपी शहर के किसी आदमी ने लेखिका को एक कहानी सुनाई थी। आज वो लेखिका कहानी अपने को सुनाएगी। एक छोटे लड़के के रूप में वह स्कूल जाते हुए एक मंदिर के पास से गुजरता था। कौन गुजरता था मंदिर के पास से? कौन? वो गुजरता था जिसने लेखिका को कहानी सुनाई। तो वो बता रहा है, वो आदमी जिसने लेखिका को कहानी सुनाई और फिर लेखिका अपने को सुना रही है। तो वह पास से गुजरता था जहाँ उसका पिता पुजारी था। वो कहता है लेखिका मैं एक मंदिर के पास में जब छोटा था मंदिर में जाता था तो वहाँ से पास में गुजरता था। मेरा पापा उसमें मंदिर में पूजा करता था। वह कुछ देर के लिए मंदिर में रुककर जूतों की एक जोड़ी के लिए प्रार्थना करता था। तो आदमी कहता है मैं मंदिर के पास रुककर कुछ देर के लिए जूतों के लिए प्रार्थना करता था कि हे भगवान मेरे को भी जूते दिला दे पहनने के लिए। वह कुछ देर के लिए मंदिर पर रुककर जूते की एक जोड़ी के लिए प्रार्थना करता था। 30 साल बाद मैं उसके नगर और मंदिर पर गया जो अब निर्जनता में डूबा हुआ था। तो 30 साल बाद वह उस मंदिर पर गया तो वहाँ कुछ नहीं था, निर्जनता में डूबा हुआ था। पीछे के आंगन में एक जहाँ नया पुजारी रहता था, एक नया पुजारी आ गया था। लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ पड़ी हुई थी। भूरी ड्रेस के साथ जुराब और जूते पहने एक छोटा सा लड़का हाँफता हुआ वहाँ आया और उसने अपना स्कूल बैग फोल्डिंग बेड के ऊपर पटक दिया। मुझे वह प्रार्थना याद आई जो एक अन्य लड़के ने देवी से की थी जब उसे अंततः एक जोड़ी जूते मिल गए। मैं इन जूतों को कभी न खोऊं। देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली
पुजारी के बेटे की तरह छोटे लड़के अब जूते पहनने लगे हैं, परंतु मेरे पड़ोस में रहने वाला कूड़ा बीनने वाले लड़कों की तरह बहुत से अन्य अभी भी बिना जूतों के ही हैं। तो वो लेखक ने लेखिका को किसी आदमी ने कहानी सुनाई कि मैं छोटा था, मैं मंदिर के पास से गुजरता था, मेरा पापा वहाँ पुजारी पूजा करता था, मैं प्रार्थना करता था कि मेरे को भगवान कभी जूते दिला दे। और फिर वो आदमी कहता है जब मैं 30 साल बाद उस मंदिर पर दोबारा गया बड़ा होकर, तो मेरा पापा तो मरा गया, तो कोई और नया पुजारी आ गया। तो वहाँ पर एक लड़का आया, है ना, वो जूते पहन रखे थे, जुराब और जूते बढ़िया, और फोल्ड किया हुआ जो बेड होता है जिसको अपन बेड को इकट्ठा कर देते हैं ऐसे पाइप मोड़ के, फोल्डिंग जो बेड है उस पर उसने बैग पटका और जूते पहने थे। तो वो आदमी कहता है कि मेरा दिल राजी हो गया कि चलो अब वो देवी ने प्रार्थना स्वीकार कर ली, हमें जूते नहीं मिले लेकिन दूसरा जो नया पुजारी आया उसके बच्चों को जूते मिल गए। फिर लेखिका कहती है कि आज भी लोग नंगे पैर घूमते हैं, बिना जूतों के घूमते हैं। कूड़ा बीनने वालों में मेरी पहचान मुझे सीमापुरी ले आती है। सीमापुरी दिल्ली का एक इलाका जहाँ कचरा बीनने वाले लोग, हालांकि मैं सीमापुरी नहीं गया। एक स्थान जो दिल्ली के किनारे बसा है, सीमापुरी, निकिता सुन लो। लेकिन रूपक से रूप कहूँ तो दिल्ली से बड़ी दूर है सीमापुरी। थोड़ी दिल्ली के किनारे है, बॉर्डर पर है, दिल्ली से दूर है सीमापुरी। यहाँ रहने वाले वे अनाधिकृत निवासी हैं जो बहुत पहले 1971 में बांग्लादेश से चले आए थे। सीमापुरी में जो लोग रहते हैं वो सारे के सारे बांग्लादेशी हैं। 1971 में बांग्लादेश से चले आए थे। आप सुन लीजिए, 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। एसएस की चीज़ है, सामाजिक ज्ञान की चीज़ है, आपको समझनी चाहिए। 1947 में पाकिस्तान बन गया, लेकिन पाकिस्तान का हिस्सा पंजाब से कट के इस तरफ पाकिस्तान रह गया, इस तरफ हिंदुस्तान रह गया। तो एक इधर कोने में ऊपर कुछ काफ़ी मुस्लिम लोग रहते थे, बहुत सारे मुस्लिम लोग रहते थे। तो वो पाकिस्तान से बहुत दूर था, वो इलाका बहुत दूर था भाई। अब मैं आपको अगर नक्शे पर जाऊं तो जैसे ये नक्शा है, तो ये अपना जम्मू कश्मीर है ऊपर, तो पाकिस्तान तो इस तरफ है, लेकिन ये जो अपना ये इस तरफ का इलाका है, ये बिहार और ये सारे, और इधर पश्चिम बंगाल और ये तमिलनाडु के वगैरह जो भी हैं, यहाँ ऊपर कुछ जगह पड़ी थी, यहाँ बहुत सारे मुसलमान लोग रहते थे। तो ये लोग भी पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। अब इनको पाकिस्तान कैसे मिलाया जाए, वो पाकिस्तान वहाँ, ये यहाँ। तो फिर ये सिस्टम हुआ कि इसको पाकिस्तान में मिला दिया, मतलब वहाँ का जो पाकिस्तान का राजा बनेगा, प्रधानमंत्री, उसी की सरकार चलेगी यहाँ। हिंदुस्तान का उसके ऊपर राज नहीं रहेगा। जो चीज़ इनकी आएगी जाएगी पाकिस्तान से आएगी जाएगी। तो वो पाकिस्तान का हिस्सा था वो देश। लेकिन वो जो लोग थे वो दूर रहते थे, जो भी मुस्लिम लोग थे, उन्होंने कहा हम तो पाकिस्तान से भी अलग होंगे, हिंदुस्तान से तो हैं, पाकिस्तान वहाँ इतनी दूर है, हमारा क्या करेगा। उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, संघर्ष किया, और 1971 में वो पाकिस्तान से अलग हो गए और अपना तीसरा देश बना लिया, जिसका नाम रखा बांग्लादेश। क्या नाम रखा? बांग्लादेश। तो भारत के 3 टुकड़े हो गए, भारत, पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में वो वहाँ पर भी मुस्लिम थे, तो मुस्लिम लोगों का राज हो गया। जब वहाँ मुस्लिम लोगों का राज हो गया तो फिर वहाँ से जो हिंदू थे उनको फिर भगा दिया गया और वो भागकर हिंदुस्तान में आ गए। और कई मुस्लिम भी भाग आए वहाँ से, कोई मुस्लिम भी भाग गया, कोई हिंदू भी भाग गया है। तो बांग्लादेश से भागे हुए बहुत सारे शरणार्थी आज भी हिंदुस्तान में रहते हैं, जिन्हें बांग्लादेशी कहते हैं। वैसे देखा जाए तो सारे हिंदुस्तानी हैं, पहले तो हिंदुस्तानी था। तो वो सीमापुरी इलाके में रहते हैं।
जो वहाँ से आए थे। तो सीमापुरी 1971 में बांग्लादेश से वो लोग चले आए थे। साहिब का परिवार भी उन्हीं में से एक है। तो ये जो लड़का साहिब ए आलम है, नाम अच्छा होना चाहिए, साहिब ए आलम, मेरे को नाम बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे नाम है, अन्नू, टन्नू, मन्नू, धन्नू। नाम आपका, अभी देखो मैं रजिस्टर बना रहा हूँ फर्स्ट क्लास का, 5 अनुष्का हैं, अनुष्का 1, अनुष्का 2, अनुष्का 3, अनुष्का 4, अनुष्का 5। अरे कोई और नाम ही नहीं मिलता क्या? योर नेम शुड बी डिफरेंट। आपका नाम एक ऐसा होना चाहिए कि लोगों से मिले ही नहीं, अलग ही नाम होना चाहिए। अब क्या है, अब हमारे पहले ये देखो, पहले चलते शीला, बिमला, कमला, सरला, उर्मिला, पहले ये नाम रखते थे। फिर ये गए, फिर चल पड़े पिंकी, और ऐसे पिंकी विंकी इस तरह के नाम कई चल पड़े। अब वो गए, अब लड़कियों के नाम कोई लवली नाम है, किसी का क्या है, कोई ऐसे मतलब नए नए नाम चल रहे हैं। नाम कोई वजनदार होना चाहिए, शुड बी वजन हो जिसमें। मंगल पांडे, मुख्तियार सिंह करनावल। अरे आपका नाम सुनते ही लोग सिंघानिया, नाम सुनते ही लोग हिल जाएं भी, हाँ भाई कोई अलग ही है भाई। कोई ऐसा नाम होना चाहिए, ऋषिराज, जो स्कूल में भी हाँ जिसका सबको याद हो जाए नाम ही, हाँ भाई ऋषिराज, यस सर। हाँ मुकेश, मोहन, ये सब ऐसे घिसे पिटे नाम हैं। तो नाम क्या, कोशिश करो नाम अलग ही होना चाहिए, हजारों में एक नाम होना चाहिए, ऐसा नाम होना चाहिए। तो अब उसमें क्या है, मैं बात कर रहा था साहिब, तो साहिब का परिवार भी उन्हीं में से एक था। सीमापुरी उन दिनों एक वीरान स्थान था, खाली जगह थी, वीरान, वहाँ आके बस गए वो लोग। अभी भी है पर अब खाली नहीं है, क्योंकि अब तो वहाँ बस गए ना लोग बांग्लादेशी। यहाँ 10,000 कूड़ा बीनने वाले, बिना सीवेज, बिना नालियाँ अथवा बिना पानी के कनेक्शन के मिट्टी के ढाबों में टीन और टारपोलिन से बनी छतों के नीचे रहते हैं। तो लेखिका कहती है करीब करीब 10,000 लोग, कोई पानी का कनेक्शन नहीं, तंबू लगा के टीन में, ये जो टीन अपने चद्दर डाल लेते हैं ऊपर, टीनों की टीन शेड है, तंबू लगा के, और ऐसे ही वहाँ कोई नाली नहीं, कोई निकासी नहीं पानी की, कोई कुछ नहीं, ऐसे ही रहते हैं ये लोग। आगे वो कहती हैं कि बिना किसी पहचान के वे यहाँ 30 से अधिक वर्षों से रह रहे हैं। उनकी कोई पहचान नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं है उनके, पढ़े नहीं है। अभी भी ये मुद्दा चल रहा है। कई बार आप तो न्यूज़ वगैरह समाचार नहीं सुनते हो, कई बार उसमें आ जाता है कि बांग्लादेशियों को वापस भेजा जाए, बांग्लादेशियों को वापस भेजा जाए। ये मोदी ने चला रखा है कि जो बांग्लादेशियों ने भगाया जाए यहाँ से। तो इतने लोग वहाँ रहते हैं, कोई उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं बने हैं, पहचान पत्र वगैरह उनके नहीं बने हैं, उन पर परमिट नहीं पर राशन कार्ड है। परमिट तो नहीं है भाई, पहचान पत्र आधार कार्ड तो नहीं है, लेकिन राशन कार्ड उनका बना हुआ है। राशन कार्ड जरूरी है, जिससे उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है। राशन कार्ड है तो उनका वोटर लिस्ट में नाम आ जाता है, और उससे वो अनाज खरीद सकते हैं, उनको राशन मिल जाता है। जिंदा रहने के लिए पहचान से अधिक भोजन की ज़रूरत है। अगर जिंदा रहना है तो रोटी चाहिए, जो राशन कार्ड से राशन मिल गया, गेहूँ मिल गया, चीनी मिल गई। अब पहचान मैं हिंदुस्तानी हूँ, ये पहचान नहीं मिल रही उन्हें, मत मिले, रोटी तो मिल रही है। अगर दिन ढलने पर
हम अपने परिवार का खाना दे सकें, तो बिना पेट दर्द के सो सकें, तो उन खेतों के स्थान पर जिसमें कोई अनाज नहीं मिलता था, हम यहाँ रहना अधिक पसंद करेंगे। फटी साड़ियाँ पहने औरतों के एक समूह यह बात तब मुझे बताता है जब मैं उनसे पूछती हूँ, उन्होंने अपने हरे भरे खेतों और नदियों को क्यों छोड़ दिया। तो लेखिका वहाँ गई उनके घर घूमने सीमापुरी में। उसने पूछा, तुम्हें पहचान तो हिंदुस्तानी की मिली नहीं। उन्होंने कहा, राशन कार्ड है, राशन मिल जाता है। वहाँ खेत, बोले उन खेतों में कुछ होता ही नहीं था, बांग्लादेश में बाढ़ में बह गए सब, तो उनका क्या करें हम। फटी टूटी साड़ियाँ पहने हुई औरतों के एक समूह ने लेखिका से कहा, हरे भरे, उसने पूछा, तुमने हरे भरे खेतों को क्यों छोड़ दिया। जहाँ भी उन्हें भोजन मिलता है वहाँ वे अपना टेंट गाड़ देते हैं। जहाँ उन्हें लगे कि यहाँ भोजन हमें मिल सकता है, 2 रोटी का जुगाड़ हो सकता है, वहीं वो अपना तंबू गाड़ देते हैं। और जो उनका अस्थाई घर बन जाता है, उनका अस्थाई घर बन जाता है कच्चा। वो तंबू को क्या, आज यहाँ लगाया उठा के कल वहाँ लगा दे। मकान थोड़ी आज यहाँ मकान डाला कल उठा के वहाँ धर दे, तो वो तो स्थाई घर हो गया पक्का। और कच्चा वो होता है यहाँ से तोड़ के वहाँ बना ले। तो अस्थाई घर उनके बने हुए हैं। बच्चे वहाँ बड़े होते हैं, उन तंबुओं में बच्चे बड़े होते हैं और जीवन के हिस्सेदार बन जाते हैं। और सीमापुरी में जीवन का मतलब है कूड़ा बीनना। सीमापुरी मीन्स कूड़ा बीनना। यहाँ के सारे लोग कूड़ा बीनते हैं। वर्षों के बीतने के साथ इसने एक सुंदर कला का रूप ले लिया है। इतने सालों रहने के बाद कूड़ा बीनना भी एक कलाकारी बन गई है, आर्ट। कूड़ा उनके लिए सोना है, सोना। अरे जो रोटी दे वही तो सोना है। गाना नहीं था वो, विदेश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो धरती देश की सोना उगलती थोड़ी है। ये तो कवि है, वो शायद आनंद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कि किसने ये गाना लिखा था। वो एक बार स्टेशन पे खड़ा था, तो मालगाड़ी में गेहूं की बोरियां जा रही थी, तो एक गेहूं की बोरी फट गई, तो गेहूं फैल गया वहाँ प्लेटफॉर्म पर। तो वो खड़ा था, अपना जो भी गाने लिखता है, नाम तो मुझे भूल गया किसने लिखा है, शायद लक्ष्मीकांत ने प्यारेलाल ने लिखा है, किसने लिखा है। वो जैसे उसने देखा तो वो गेहूं ऐसे ऐसे चली ना धार गेहूं की, जैसे बोरी फटी, ऐसे लगे जैसे सोना गिर रहा है, सोना। गेहूं तो सोने की तरह ही तो होती है उसका कलर गेहूं का। तो एकदम कवि के मन में विचार आ गया, ये सोना, मेरे देश की धरती सोना उगल रही है। तो उसने गाना लिख दिया, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो ठीक इसी प्रकार कूड़ा बीनना का मतलब है सोना, क्योंकि यह रोटी उनकी है, यह उनकी रोजी रोटी है, उनके सिर के ऊपर की छत है कूड़ा बीनना। फिर चाहे वह टपकती हुई क्यों न हो, चाहे छत टपकती रहे, लेकिन एटलीस्ट छत तो है। पर एक बालक के लिए यह और अधिक है, बच्चे के लिए तो इससे भी बड़ी चीज़ है वो कचरा बीनना। कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, 10 का नोट भी, साहिब कहता है। साहिब बोला, जब मैं कूड़ा कचरा बीनता हूँ तो कभी कभी 1 रुपये का सिक्का मिल जाता है, उसमें पड़ा हुआ, कोई का गिरा हुआ। कभी 10 का नोट मिल जावे, कोई को पड़ा हुआ, कभी कोई को बटुआ मिल जावे, फेंक यार बटुआ में पैसे मिल गए, चलें कल से कचरा बीनने। अगर आपको किसी कूड़े के ढेर में चांदी का सिक्का मिल जाए, सृष्टि चांदी का सिक्का अगर मिल जाए, तो आप उससे बीनना कम नहीं कर दोगे, बल्कि और बीनोगे, क्योंकि क्या पता अभी चांदी का मिला है, थोड़ी देर बाद सोने का मिल जाए।
क्योंकि और पाने की आशा बनी रहती है। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ वह नहीं है जो उनके माँ बाप के लिए है सॉरी, बच्चों के लिए यह विस्मय से लिपटा है। एक आश्चर्यजनक चीज़ है कि पता नहीं इसमें से क्या निकल आए। बड़ों के लिए इसका अर्थ जीवन है। बड़ों के लिए तो रोटी, इससे उनकी रोटी बनती है। कुछ जो आगे कूड़ा बीनते हैं, बोतलें फिर आगे बेचते हैं, तो उनकी कमाई होती है रोटी। बड़ों के लिए रोटी, और बड़ों के लिए तो कोई एक आध सिक्का मिल जाए, अब मिला, तो बच्चों का ये एक बहुत बड़ा उसमें लालच है। बस करें ना। थैंक यू सो मच। बाकी कल पढ़ेंगे।